अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर नहीं पसंद आ रही है तो अपनी पसंद की कहानियाँ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और अपने कॉन्टैक्ट्स में कहानी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं राज आँखें तेरी पार्ट 14। दरवाजे पर होती मुसलसल दस्तक पर उरूब ने जब से आंखें मीची। बेड से उतरकर कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। दरवाजे के सामने ईमान शाह को देख चेहरे के जाविये पल में बिगड़े, जिन्हें देख ईमान शाह ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची। अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा अपने पीछे बंद किया और गहरी नज़र से रूप का जायजा लिया, जो सफ़ेद फ्रॉक और गुलाबी दुपट्टा लिए, बालों को ढीली सी चुटिया किए, जिसकी कुछ आवारा लटें चेहरे के गिर्द लिपटी हुई थी। ग्रे ग्रीन आंखें हर एहसास से खाली थी। गुलाबी भरे भरे होठों को सख्ती से भींचा हुआ था। उरू, मेरी ज़िंदगी, प्लीज़ ये सब ना करो यार। नहीं है मुझ में हौसला तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त करने का। कह तो रहा हूँ, चाहे जान से मार दो, कसम से उफ नहीं करूँगा। मारोगी तो इस बात की तसल्ली तो होगी ये तुम्हारे साथ गलत किया था तो सज़ा मिल गई, मगर इस तरह करके तुम मुझे जीते जी मार रही हो। जीते जी मर जाना एक बार मर जाने से बहुत बुरा होता है उरू। ना सांस आती है, ना रुकती है, ना दिल किसी एहसास को महसूस कर पाता है और ना ही साकित होता है। धड़कनों की बेचैनी अजाब है यार। तुम्हारा ये रुख मोड़ना, मुझसे बेरुखी बरतना मेरे लिए सच में किसी अजाब से कम नहीं। उरू कदम उरू की जानिब बढ़ाते उरू के हाथों को नरमी से थाम कर अपने होठों से लगाते शिद्दत भरे लहजे में कहा, मगर उरू के चेहरे के सपाट तासुरात देख दिल बुरी तरह धड़का। हलक में कांटे से चुभने लगे। अपने ही शौहर की जिंदगी का निशाना बन जाना, एक ऐसा शख्स जिससे इंतहा की मोहब्बत हो, आपका महरम हो, और वही शख्स आपको आपकी ज़ात, मोहब्बत, मान सब कुछ नशे की नज़र कर दे। ईमान शाह, तो जो अजाब दिल पर गुजरता है ना, वो क़यामत से भी बदतर होता है। फिर मेरी बेरुखी की फ़िक्र है, अपनी बेचैनियों की फ़िक्र है, मगर इस सब में मेरी ज़ात कहाँ है ईमान शाह। मुझ पर क्या बीती, मेरे एहसासात क्या है, किस कर्ब से गुजर रही हूँ, इस बात का एहसास है तुम्हें? अगर तुम्हें फ़िक्र है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी। तुमने मुझसे मोहब्बत की, मुझे हासिल करने के लिए मेरी शादी तक रुकवा दी। तुम समझते हो मैं बेखबर हूँ? जब मोहब्बत को हासिल करने के लिए तुम मर्द इतने अंधे और उतावले और गैरतमंद बन जाते हो, कहते हो अपनी मोहब्बत को किसी के साथ देख नहीं सकते, तो क्या बीवी बनाने के बाद गैरत इज्जत सब मर जाती है? तब क्यों भूल जाते हो कि हम इज्जत होती है तुम लोगों की, तुम लोगों के नाम और रूह से जुड़ी है? क्यों भूल जाते हो कि मुहाफिज हो, हमारे निगहबान और साहिबान तुम ही लोग होते हो? अब क्या हमें अपने शौहरों से भी खुद की हिफाजत करनी पड़ेगी कि कब वो नशे की हालत में हमारी ज़ात को तशद्दुद या अपनी दरिंदगी का निशाना बना दें? क्या तुम जब मोहब्बत से मेरे करीब आते थे तो धुतकार देती थी मैं? नहीं ना मान, तुम्हारा तुर्की नहीं था, ये पाकिस्तान था। हर मुल्क, हर माशरे के कुछ उसूल होते हैं। हाँ, निकाह से बढ़कर कुछ नहीं, निकाह हो जाए तो कोई बात करने वाला नहीं, मगर सिर्फ उन्हें ईमान शाह जिनके सर पर माँ बाप हो। तुम्हारे मोहब्बत के आगे मैं सब फरामोश कर गई। क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे ख़ानदान वालों की नज़रों के सामने मैं एक लालची लड़की हूँ, जिसने सारी उम्र पहले तो तुम लोगों का खाया और अब उनके ही बेटे को फांस लिया। मेरे लिए तो ये ताना ही सारी उम्र के लिए काफ़ी था। पहले शायद हमारी हाई सोसाइटी के लोग इस बात को जूते की नोक पर रखते ईमान शाह, मगर अब अगर किसी को पता चला ना कि मैं निकाह से पहले ही शौहर के साथ ताल्लुक़ बना चुकी हूँ, तो देखना तुम्हारी सो कॉल्ड सोसाइटी के लोग कब्र से उठकर भी मेरे किरदार की धज्जियाँ उड़ाने आ जाएंगे। इस माशरे को, इन लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है ईमान शाह। ये जो तुम में और मुझ में 2 साल का फ़र्क है ना, तुम सारी उम्र भी लगा दो, इस 2 साल के तजुर्बे का मुकाबला नहीं कर सकते। इन 2 साल में जो मैंने महसूस किया और जो तल्ख हकीकतें देखी है, वो तुम कभी नहीं देख सकते। तुम मर्दों का कुछ नहीं जाता, मोहब्बत हो जाए तो अर्श पर बिठा देते हो, शादी भी कर ही लेते हो, मगर जब हासिल कर लेते हो तो कुछ याद नहीं रहता, ना मोहब्बत, ना इज़्ज़त, ना कोई एहसास। मगर तुम लोगों को ऐसी मोहब्बत की सज़ा सारी उम्र हम लड़कियों को झेलनी पड़ती है, कभी ससुराल के ताने सुनकर और कभी जो बेटी हो जाए पहले नसीहत
यही होती माँ की तरह ना निकल जाए। ये देखो ईमान शाह, मेरे साथ, मेरे हाथ, मेरे हाल पर छोड़ दो। रुखसत होकर तुम्हारे पास ही आऊँगी। और माफ़ी तलाफ़ी ना करो यार। तुम मर्दों पर अना को सूट नहीं करता। फूट फूट कर रोते हुए चिल्लाकर अपने दिल की भड़ास निकालती वो ईमान शाह को सच में जीते जी मार चुकी थी। वो जो सोच कर आया था कि उसे वीडियो दिखाकर इस बात का यकीन दिला देगा कि नशा उसने अपनी मर्जी से नहीं किया था। जब उरूब वो बात मान जाएगी तो वो उसे अपनी मोहब्बत से मना लेगा। मगर अब सब कुछ रेत की मानिंद हाथों से फिसलता हुआ महसूस हो रहा था। आंखों में जैसे किसी ने मिर्ची भर दी थी। आंखों में पल में खून उतरा। नजरें उरूब शाह पर गई जो रोते सिसकते ज़मीन पर बैठी अपने हाथ ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मार रही थी। लाख रोकने के बावजूद भी कई बाग़ी आंसू पलकों की बाड़ तोड़ते हुए ईमान शाह के रुखसार पर बह गए। अपनी शर्ट की आस्तीन से आंसू पोंछकर घुटनों के बल उरूब के सामने बैठा। मोहब्बत का इजहार किया भी तो कब किया उरूब, जब मुझसे हर इख्तियार छीन लिया तुमने कि मैं इस इजहार पर तुम्हें छू भी ना सकूं। तुम पर मरता था मैं उरूब, मगर आज तुम्हारी सज़ा और बेरुखी ने सच में मार दिया है मुझे। तुम कह रही हो तुमने मेरे पास ही आना है, तो क्या करूं मैं तुम्हारे आने का। अगर मेरे साथ रुखसत होकर आने वाली सिर्फ एक लड़की और एक बीवी होगी तो मैं क्या करूं इसका। मुझे तो अपनी उरू चाहिए, उसकी मोहब्बत, उसका डांटना, उसका मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश करना जिसमें हर बार नाकाम कर देता था। मुझे तो वो लड़की चाहिए जो लाख नाराज़ होने के बावजूद भी मेरी ज़ात का ख्याल रखती थी, जिसने मेरी मोहब्बत को जानकर दुनिया में मौजूद हर मोहब्बत से रुख फेर लिया। अगर तुम मुझसे बेखबर नहीं थी तो याद रखो मिसेस ईमान शाह, बेखबर मैं भी नहीं था। उरूब का चेहरा नरमी से अपने हाथों में भरते नम लहजे में कहा तो उरूब ने अपनी सुर्ख मुतवर्रम आँखों से ईमान शाह को देखा। न जाने कितने ही लम्हे इसी खामोशी की नज़र हो गए जिसमें ईमान शाह की खामोशी इल्तिजा या चीख चिल्ला रही थी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मर्दों पर क्या सूट करता है क्या नहीं, मगर मुझे इतना मालूम है मोहब्बत में अनाएं नहीं चलती, मियाँ बीवी के रिश्ते में बरतरी नहीं चलती। अपनी रूठी बीवी को मनाने के लिए मुझे गिर जाना पड़े, मुझे इस बात से भी कोई अड़ नहीं। मुझे अपनी बीवी से, हमारे रिश्ते से गर्ज है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। उरूब की सुर्ख पड़ती हथेलियों पर अपने लब रखते हुए कहा। उरूब की साकित आंखों को देख हल्के से मुस्कुराकर माथा उरूब के माथे से टिकाया। नरमी से आगे बढ़कर उरूब को बाहों में उठाया। दिल में डर भी था कि कहीं वो धुतकार न दे, मगर जो कर चुका था वो धुतकार भी देती तो ईमान शाह बर्दाश्त कर जाता। उरूब को बेड पर बिठाकर उरूब के आंसू अपने हाथ से पोंछे। यू नो ना कि मैं शायर टाइप बंदा नहीं हूँ, बट फिर भी तुमसे यही कहूँगा कि पहली बात 100% मुझे तुमसे बेतहाशा मोहब्बत है। दूसरी बात, हमारे दरमियान जो भी लड़ाई झगड़ा हो तुम पहली बात कभी ना भूलना। उरूब के चेहरे पर झुकते बोझल लहजे में सरगोशी की। नजरें उरूब की नम आँखों से होती गुलाबी भरे भरे कपकपाते होठों पर आ ठहरी तो दिल तो सीने से सर पटक रहा था कि आगे बढ़कर छू लूँ, जो तकलीफ़ और अजियत है उसे अपने लम्स से चुन लूँ, मगर दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि मज़ीद नज़रों से गिर जाओगे। और फिर ईमान शाह ने पहली बार मोहब्बत में दिमाग की मानी और सर पटकते दिल पर पहरे बिठाकर पीछे हट गया। मुझे सोना है, तुम जाओ यहाँ से, नजरें अपने हाथों पर टिकाए मध्यम लहजे में कहा। तो ईमान शाह को लगा उरूब शाह ने जो थप्पड़ कल नहीं मारा था वो आज अपनी बेएतबारी दिखाकर लफ्ज़ों से मार दिया है। होठों पर तल्ख मुस्कुराहट आई। तुम सो जाओ, कुछ नहीं कर रहा मैं तो खुद बर्बाद हो चुका हूँ, मैं तो खुद पूर ज़ख्मी हो चुका हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ़ पहुँचाऊँगा। तलखी से कहकर कदम सोफ़े की जानिब बढ़ाए और बिना उरूब की सुने लेट कर बाजू आँखों पर रख लिया। अना की बजाय तुम्हें अपनी ज़िद छोड़नी चाहिए ईमान शाह। ज़िद करके करते तो अपने दिल की ही होना। ईमान शाह पर ढीठों की तरह अपने कमरे में सोते हुए देखकर बड़बड़ाते हुए कहा और लाइट बुझाकर आंखें मूंद ली। उरूब के लेटने पर ईमान शाह ने आंखों से बाजू हटाकर लैंप की मध्यम रोशनी में उरूब की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ चेहरा किए शायद सो चुकी थी। दिल में अजीब सा डर बैठ गया था कि उरूब खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले या ईमान शाह को छोड़कर ना चली जाए। इसीलिए ईमान शाह ढीठ बन करके कमरे में ही रुक गया। उरूब चाहे जो भी मुझे समझे, मगर ईमान शाह उसे खो नहीं सकता। उसकी नज़रों में गलत बनना मंजूर है, मगर उसका नज़र से ओझल हो जाना मंजूर नहीं।
रूप की तरफ देखते न जाने रात के किस वक्त ईमान शाह पर भी नींद की देवी मेहरबान हुई तो आंखें मूंदते गहरी नींद में उतर गया। कमरे में दो नफूस एक दूसरे के लिए इंतहा की मोहब्बत दिल में बसाए एक गलती की वजह से एक दूसरे से मुंह मोड़े मीलों फासले पर थे। मुतसिम चौधरी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। वो सामने ही बरामदे में पड़े फ़ोन स्टैंड के करीब खड़ी शाजिया को देखकर चौंका। वो किसी का नंबर मिला रही थी। चेहरे पर साफ झंझलाहट आया हो रही थी। दूसरी जानिब से फ़ोन न उठाने पर फ़ोन रखकर अभी वो पलटी के सामने मुतसिम चौधरी को देखकर डर कर 2 कदम पीछे हुई। मुतसिम चौधरी ने शाजिया की बाजू दबोचते हुए स्टोर रूम की जानिब कदम बढ़ाए। तुम्हारे पास अभी वक्त है लड़की, जो भी सच है खुद से बता दो, वरना जो मैं करूँगा वो तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। दबे दबे लहजा में घुर्रा कर कहा। वो उसे रूम में इसलिए नहीं लेकर गया था क्योंकि वहाँ अरशद चौधरी की मुलाजमा मौजूद थी, जबकि अपने गले पर पड़ते दबाव से शाजिया की आंखें उबल कर बाहर आने वाली हो गई। मुतसिम चौधरी के कुर्ते को गले से खींचते वो बुरी तरह हाथ पांव मारने लगी। तभी मुतसिम चौधरी ने गुस्से से शाजिया को पीछे को धक्का दिया। औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ मैं, और ये भी नहीं कहता कि ये औरत इज्जत लायक है या नहीं है। औरत चाहे कोठे की हो या दुश्मन की बहन बेटी, मुतसिम चौधरी उसकी इज्जत अपनी जान से बढ़कर करता है। मगर अगर औरत तुम जैसी हो, जो अपनी इज्जत को यूँ नीलाम करे और साथ दूसरे की इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ा दे, तो मुतसिम चौधरी उसके वजूद के छीतरे करके हवा में उड़ा सकता है। सर्द लहजे में कहकर तेज तेज कदम लेता वापस चला गया। जबकि शाजिया ने ज़मीन पर गिरे मुतसिम चौधरी के कुर्ते के बटन को देखा। पहले चाहे मैं यहाँ साजिशी वजह से आई थी, अब तुम्हारी ज़िंदगी में आना मेरा मकसद बन गया है चौधरी। अब देखना ये शाजिया क्या चाल चलती है। तुम्हारी उस मासूम बीवी को अपने जाल में फंसाकर तुमसे बदगुमा ना किया, मेरा नाम भी शाजिया नहीं। मकरू चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बड़बड़ा कर कहा और अपनी गर्दन पर हाथ रखकर मुतसिम चौधरी के लम्स को महसूस करके कहकहा लगाया। मुतसिम चौधरी कमरे में आया तो नजरें बेड से टेक लगाकर बैठी हया से टकराई, जो मुतसिम चौधरी को देखकर मुंह बसोर कर लेट चुकी थी। पहली मुसीबत तो टली नहीं, ये कोई दूसरी ज़रूर ले आएंगे। पता नहीं ऐसी कौन से समाजी खिदमात है जो उन्हें रात में ही अदा करनी होती है। हयात के जले कटे अंदाज पर मुतसिम चौधरी ने बमुश्किल अपना कहकहा जब्त किया और हयात के साथ नीम दराज होकर हयात को अपने शिकंजे में कैद किया। मेरे करीब आने पर तुम्हें नींद आ गई थी, और अब देखो ज़रा, सब समझ रहा हूँ मैं, बस ने गुस्से से कहा तो हयात ने हंकारा भरा। रुख बदल कर चेहरा मुतसिम चौधरी के सीने में छुपा लिया। मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती, शिकवा लहजे में कहा गया, और मुझे तुम्हारे बगैर न चैन न सुकून, कुछ भी नहीं आता। हयात को शिद्दत से खुद में भींचते हुए कहा और आंखें मूंद ली। अजान की आवाज़ में मुतसिम की आँख खुली तो खुद पर बोझ महसूस करके अपने बाएं जानिब हयात को देखा, जो वहाँ नहीं थी। अपना हाथ पीछे ले जाकर देखा तो हयात मैडम मुतसिम चौधरी की पीठ पर औंधे मुँह लेटी हुई थी। खुद के इस तरह सोने के अंदाज पर अनाबी होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। ये शायद ज़िंदगी में पहली बार था कि मुतसिम चौधरी मुंह के बल सो रहा था। अपना बायां हाथ पीछे ले जाकर हयात की कमर को थाम कर करवट बदली। हयात का सर नरमी से तकिए पर रखकर हयात के माथे पर अपने लब रखे। चौधरी की जिन जान उठ जाओ, नमाज का वक्त गुजर जाएगा, हयात की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए कहा तो हयात ने मुंदी मुंदी आंखों से मुतसिम चौधरी को देखा। आप हटेंगे तो मैं उठूंगी ना, हयात के मुंह बसोर कर कहने पर मुतसिम ने सर उठाकर घूर कर उसे देखा। हयात की कमर में हाथ डालकर उसे एक झटके में उठाकर बिठाया। तुम आजकल ज़्यादा नकचड़ी नहीं हो रही, हयात के गुलाबी फूले फूले गाल को अपने दांतों में हल्का सा दबाकर कहा तो हयात ने नींद से बंद होती आंखों को बमुश्किल खोलकर सर मुतसिम के सीने से टिका दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे आजकल हो क्या रहा है, बाहिर मुतसिम के गर्दन की गिर्द बांधते हुए कहा तो मुतसिम ने मुस्कुराकर अपने लब हयात के माथे पर रखे। पता चल जाएगा, मगर अभी सोना नहीं है, नमाज पढ़ लो, फिर इस बात पर माजी से डांट पड़ेगी तो मैं भी कुछ नहीं कह सकूँगा। हयात को बाहों में उठाकर बेड से नीचे उतारते हुए कहा तो हयात ने आंखें मसलते हुए चौधरी की तरफ देखा, जो कबर्ड से अपना लिबास लेकर वॉशरूम जा रहा था। सिर्फ हवेली वाले ही नहीं बल्कि गांव के सभी लोग नमाज के पाबंद थे, मगर जब कभी हयात इरम के साथ बातों में या टीवी देखने में मसरूफ़ होती तब उसकी नमाज कज़ा हो जाती थी, जिस पर नूर बेगम से डांट पड़ती। मगर आजकल इस कदर नींद आती थी, ऊपर से मुतसिम चौधरी का रात भर सोने ना देना और फिर सुबह उठ जाना, ये आजकल हयात को मुश्किल लग रहा था।
मुतस्सिम फ्रेश होकर बाहर आया तो हयात वॉशरूम जाने लगी, मगर इससे पहले मुतस्सिम ने हयात का बाजू पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। अपना ख्याल रखना, मैं नमाज़ पढ़ कर आता हूँ, फिर साथ में नीचे चलेंगे। अगर देर हो जाए तो तुम आराम कर लेना, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, हयात के बालों में उंगलियाँ फेरते हुए कहा। तो हयात ने इस बात में सर हिलाया। मुतस्सिम चौधरी ने एक मुस्कुराती और इस्तेहाक भरी निगाह हयात के सरापे पर डाली और कमरे से बाहर निकलता चला गया। मोबाइल पर होती मुसलसल रिंग पर ईमान शाह ने आंखें खोलकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो नज़रें बेड पर सो रही उरूप पर जा ठहरी। मोबाइल देखा, जहां अब मुतस्सिम चौधरी का मैसेज शो हो रहा था कि वो बाहर इंतज़ार कर रहा है। 5 मिनट वेट का रिप्लाई करके कदम बेड पर लेटी उरूप की जानिब बढ़ाए। अपना एक हाथ बेड पर रखकर दूसरा हाथ उरूप के चेहरे पर रखा। आई एम रियली सॉरी ज़िंदगी, अपने मान को एक बार माफ़ कर दो। वादा करता हूँ कभी तुम्हें ना खुद तकलीफ़ दूंगा और ना किसी मुसीबत को तुम तक आने दूंगा। जज्बात से चूर लहजे में सरगोशी करके अपने लब नरमी से उरूप के माथे पर रख दिए और बाहर निकलता चला गया, जहाँ मुतस्सिम खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें कैसे पता कि मैं उरूप के कमरे में हूँ? मुतस्सिम के साथ कदम सीढ़ियों पर रखते हुए इस्तफसार किया तो मुतस्सिम ने संजीदा नज़रों से ईमान शाह को देखा। अब दोस्त के बारे में मुझे इतना भी पता ना हो तो क्या फ़ायदा ऐसी दोस्ती का, और तुम्हारी तो मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ। मुतस्सिम चौधरी के कहने पर ईमान शाह ने इस बात में सर हिलाया। हवेली के सहन के दरमियान में खड़े होकर गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। इर्द गिर्द हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। हवेली में हल्की हल्की हलचल होना शुरू हो गई थी। नूर बेगम और सलाहुद्दीन साहब के बोलने की आवाज़ें आ रही थी, जिसमें सलाहुद्दीन साहब ने नूर बेगम से लड़ रहे थे कि उन्होंने क्यों जल्दी नहीं उठाया, और नूर बेगम इस इल्ज़ाम पर उनसे लड़ रही थी। इन दोनों की आवाज़ें सुनकर मुतस्सिम चौधरी के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। कुछ साल गुजरने दो, तुम्हारा और हयात का भी यही हाल होना है। ईमान शाह के कहने पर मुतस्सिम चौधरी का ज़िंदगी से भरपूर कहकहा गूंजा। तुम कुछ सालों की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ दिनों के आसार नज़र आ रहे हैं। नज़रों के सामने हयात का नाराज़गी से फूला हुआ चेहरा लहराया तो दिल में हलचल सी मच गई, जबकि मुतस्सिम चौधरी की बात पर ईमान शाह का बुलंद कहकहा हवेली के सहन में गूंजा। मैं तुम्हें नमाज के लिए लाया हूँ, शैतानी कह लगाने के लिए नहीं। ईमान शाह की गर्दन अपने बाजू में दबोचते हुए कहा और चिल्लाकर बाहर निकला तो ईमान शाह ने बमुश्किल अपनी हंसी को रोका। ईमान शाह और मुतस्सिम चौधरी दोनों सुबह हवेली से चले गए थे। अब हयात बौलाई सी हवेली में घूम रही थी, जिसे देख नूर बेगम ने अपना सर पकड़ लिया। हयात दही बैठ जा, टिक कर घर ही आएगा मुतस्सिम, क्यों अपनी जान हलकान कर रही है? नूर बेगम ने चारपाई से उठती हयात की कलाई पकड़कर दोबारा बिठाते हुए कहा तो हयात ने अपना सर उनके कंधे पर रख दिया, जबकि शाइस्ता बेगम और उरूब ने मुस्कुराकर हयात को देखा। मुझे बेचैनी हो रही है माँ जी, देखिए अब तो ज़ोहर का वक्त भी गुजर गया, वरना इस वक्त तो वो आ जाते हैं। नम लहजे में कहा तो हयात के रोने पर नूर बेगम भी तड़प गई। हयात मेरी दही काम होगा उसे, मैं कहूँगी मुतस्सिम से, चाहे जितना भी काम हो, जिस वक्त पहले घर आता था उस वक्त घर ज़रूर आया करे, ताकि मेरी दही को इतना इंतज़ार ना करना पड़े। हयात का चेहरा हाथों में भरते हुए कहा तो हयात ने नज़रें झुका दी। न जाने क्यों रोना आ रहा था। चल, मैं और शाइस्ता बहन जा रहे हैं बाहर, उन्हें गांव दिखाना है, तू भी चादर ले आ। नूर बेगम के कहने पर हयात ने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। आप लोग जाएं, मुतस्सिम आने वाले होंगे, वो जब आ जाएंगे मैं उनके साथ ही आ जाऊंगी। हयात के कहने पर नूर बेगम ने बगौर हयात का चेहरा देखा। हयात के चेहरे पर मुतस्सिम चौधरी की मोहब्बत के रंग तो वो देख चुकी थी। आज हयात के चेहरे पर मुतस्सिम चौधरी के लिए फ़िक्र और बेचैनी देख दिल को सुकून पहुंचा। उनके दिल में थोड़ा सा डर था कि कहीं हयात मुतस्सिम चौधरी के साथ खुश रह पाएगी या नहीं। वो डर आज बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हयात के माथे पर प्यार करके शाइस्ता बेगम को उठने का इशारा किया। मैं हयात के साथ रुक जाती हूँ, आप लोग जाए। उरूब के कहने पर हयात ने सरत से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं उरूब आपी, आप जाए, मैं उनके साथ आ जाऊँगी, वैसे भी मैं उन्हें फ़ोन करने वाली हूँ, हयात ने मुस्कुराते हुए कहा तो नूर बेगम के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। ओह, मीन्स तुम्हें प्राइवेसी चाहिए? उरूब ने हयात की जानिब झुकते हुए सरगोशी की तो हयात के चेहरे पर गुलाल बिखर गया। नहीं, मैं तो ऐसे ही, हथेलियाँ मसलते हुए कहना चाहा तो उरूब का मध्यम कहकहा गूंजा। ठीक है, जा रही हूँ मैं भी, तुम अपने प्राइवेट मोमेंट अच्छे से एंजॉय करना, हयात को छेड़ते हुए कहा।
और अपना दुपट्टा ठीक करके नूर बेगम और शाइस्ता बेगम के पीछे कदम बढ़ा दिए। उन लोगों को जाता देखा हयात भागती हुई फ़ोन स्टैंड के पास आई और मुतस्सिम चौधरी का नंबर डायल किया, जो कि पहली ही रिंग पर उठा लिया गया। क्या हुआ हयात, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? फ़ोन से गूंजती मुतस्सिम चौधरी की फिक्र में डूबी आवाज़ पर हयात को अपने रगोपे में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। सिम, आप कहाँ हैं? अभी तक घर क्यों नहीं आए? मुतस्सिम चौधरी के सवाल को नज़रअंदाज करके सवाल पूछा तो मुतस्सिम चौधरी के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अभी वो कोई जवाब देता कि मुलाजिमा की आवाज़ सुनकर खामोश हो गया, जो कि हयात से मुखातिब थी। हयात बीबी, वो जो औरत है ना, वो खाना नहीं खा रही। सुबह भी उसने कुछ नहीं खाया जी, और अभी वो अरशद चौधरी की मुलाजिमा को ज़बरदस्ती कमरे से बाहर भी निकाल रही थी। बहुत मुश्किल से काबू किया है। मुलाजमा के बताने पर हयात ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा, तुम ये रखो, मैं लेकर जाती हूँ। हयात के कहने पर मुलाजमा इस बात में सर हिलाकर चली गई। सिम, जल्दी घर आ जाए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मुलाजमा को जवाब देकर मुतस्सिम चौधरी से कहा और फ़ोन रख दिया। हयात, तुम नहीं जाओगी उस कमरे में, घर आ रहा हूँ मैं, तुम कहीं नहीं जाओगी। जबकि दूसरी जानिब फ़ोन कान से लगाया मुतस्सिम चौधरी ने दहाड़ते हुए कहा, मगर उससे पहले ही हयात फ़ोन रख चुकी थी। कार की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाते हुए मुतस्सिम चौधरी का बस नहीं चल रहा था कि उड़कर हयात के पास पहुंच जाए। वो और ईमान शाह शहर से इस औरत का डेटा निकलवा कर वापस लौट रहे थे, मगर हवेली से आती कॉल को देख मुतस्सिम ने कार रोक दी। मुतस्सिम चौधरी जानता था कि उसकी जान के अलावा इस वक्त कोई और हवेली से फ़ोन नहीं कर सकता, इसीलिए पहली ही रिंग पर फ़ोन उठा लिया। मगर हयात का उस औरत के कमरे में जाने का सुनकर मुतस्सिम चौधरी को अपनी जान लबों पर महसूस हो रही थी। खाना क्यों नहीं खा रही है आप? इस तरह के ड्रामे करने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप खाना खा लें, वरना हमें सख्ती करनी पड़ेगी, हयात ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। तो शाजिया ने मुस्कुराकर हयात को देखा। शाजिया की मुस्कुराहट से हयात को अजीब बेचैनी हुई, इसीलिए खाना रखकर पलटना चाहा कि तभी शाजिया ने आगे बढ़कर हयात को कलाई से थाम कर रोका, जिस पर हयात के चेहरे का रंग पल में उड़ गया। इतनी अकड़ किस बात की है? तुम्हारा शौहर मुजरिम है मेरा, और वहशी मुजरिम की बीवी होकर ये अकड़ अच्छी नहीं लगती, चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट सजा कर कहा। तो हयात ने एक झटके में अपना बाजू छुड़ाकर एक थप्पड़ शाजिया के चेहरे पर रसीद किया। बकवास बंद करो, नीच औरत, अगर मेरे शौहर के बारे में एक भी लफ्ज़ कहा तो ज़बान गुद्दी से खींच लूँगी, हलक केवल चिल्लाते हुए कहा। तो साथ खड़ी मुलाजमा हयात का ये रूप देखकर पल के लिए डर भी गई। बकवास नहीं कर रही मैं, ये सच है। ये एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ हुए जुल्म को कैसे नज़रअंदाज कर सकती हो तुम? शाजिया के चिल्लाकर कहने पर हयात ने खूंखार नज़रों से उसे घूरा। मेरे शौहर के पास सबूत है अपनी बेगुनाही के, तुम पर कोई पाबंदी तो नहीं? तुम भी ढूंढ लो सबूत, ला कर दिखाओ हमें सबूत, फिर पंचायत का तो पता नहीं, मैं खुद अपने शौहर को सजा दूंगी। मगर जब तक तुम सच्ची साबित नहीं हो जाती, तब तक अपनी ज़बान को काबू में रखो, हयात ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा और पलटकर जाना चाहा, जब शाजिया फिर से एक बार हयात के सामने आकर खड़ी हो गई। ठीक है, उस दिन तो तुम्हारा शौहर डेरे पर काम की वजह से आया था ना, तो मुझे बताओ कल रात वो मेरे पास क्या करने आया था? शाजिया के तंज़िया लहजे पर हयात ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? हयात ने सख्त लहजे में पूछा तो शाजिया ने तंजिया मुस्कुराते हुए अपने दुपट्टे के पल्लू से बटन खोलकर सामने किया। ये तुम्हारे शौहर का ही है ना? अब ये मत कहना कि वो कल रात तुम्हारे साथ था, क्योंकि तुम्हारे सोने के बाद वो मेरे पास आया था। कह रहा था कि मैं पंचायत के सामने इस इल्ज़ाम से मुकर जाऊं, फिर वो मुझसे शादी कर लेगा, और ये कल रात एक दूसरे। अभी शाजिया अपनी बात मुकम्मल करती इससे पहले हयात ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में दबोचकर बेदरीग थप्पड़ों की बारिश शाजिया के मुंह पर कर दी। घटिया औरत, मैं तुम्हें इस घर की छत तले बमुश्किल बर्दाश्त कर रही हूँ, और तुम मेरे ही सामने मेरे शौहर के किरदार पर कीचड़ उछाल रही हो। क्या बकवास कर रही हो तुम कि वो कल रात तुम्हारे साथ थे? तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे शौहर का किरदार कैसा है। सारी उम्र इस घर की छत तले मैं उस शख्स के साथ रही हूँ जिसके दिल में मेरे लिए बेइंतहा मोहब्बत होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ मेरी इज्जत के लिए चेहरे पर गुस्सा और बेजारियत होती थी। हज़ारों बार उस शख्स के साथ मैंने अकेले सफ़र किया है, मगर उस शख्स ने एक गलत निगाह मुझ पर कभी नहीं डाली। मेरे करीब आया तो निकाह करके, निकाह भी कोई बुज़दिलों की तरह छुप कर या मुझे डरा धमका कर नहीं किया, अपने बाप को गवाह बना कर किया।
और हवेली में कई बार मैं उसके साथ अकेली रही हूँ। वो तो मालिक था इस हवेली का, इकलौता बेटा था, अपनी मनमानी कर सकता था, कौन रोक सकता था उसे। मगर वो मेरा मुहाफिज बना रहा। मेरे सर से उतरी चादर को मुझे इतनी परवाह ना होती जितनी उस शख्स को होती। मेरे सर से दुपट्टा उतरने पर वो तड़प जाता। मेरा सर ढकने वाला, मेरी हिफाजत करने वाला। आज तक हवेली क्या, गांव में मौजूद किसी औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा उसने। और तुम कह रही हो कि वो तुम जैसी 2 टके की औरत के साथ रात गुजारेगा। बीबी, जिन हवाओं में हो ना, वापस ज़मीन पर उतर आओ। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारी बकवास सुनकर मैं अपने शौहर पर शक करूंगी या उससे सवाल करूंगी, तो ये गलतफहमी दिल से निकाल कर कोई और मजबूत मंसूबा बनाओ। हकारा से शाजिया को पीछे ढकेलते हुए चिल्लाकर कहा। तो अरशद चौधरी की मुलाजमा ने हयात का दबंग रूप देखकर बमुश्किल मुस्कुराहट रोकी। अपनी हयात अभी हयात पलटी कि शाजिया ने उठकर हयात का गला अपने हाथों में दबोच लिया। इस इफ्तार पर हयात और मुलाजमा दोनों भौचक्का रह गई। मुलाजमा ने आगे बढ़कर हयात को छुड़वाना चाहा। तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, मार दूंगी मैं तुम्हें, पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा और हयात के गले पर दबाव बढ़ा दिया। इस कदर सख्त गिरफ्त पर हयात का चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो गया था। सांस घुटने लगी कि तभी मुलाजमा ने बमुश्किल हयात को शाजिया से छुड़ाया। अभी हयात संभलती कि शाजिया ने आगे बढ़कर हयात को धक्का दिया। आह मुतस्सिम! दर्द की शदीद लहर हयात को अपने रगोपे में सरायत करती महसूस हुई कि तभी कमरे में दाखिल होते मुतस्सिम चौधरी की दहाड़ गूंजी। आधे घंटे का सफ़र 15 मिनट में तय करके वो दोनों हवेली पहुंचे थे। मुतस्सिम चौधरी ने बरामदे में कदम रखे तो हयात के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो मुतस्सिम चौधरी तेज़ तेज़ कदम लेता कमरे की जानिब बढ़ा, मगर जैसे ही कदम कमरे में रखे, हयात को मुंह के बल ज़मीन पर गिरे देख धक से रह गया। हयात! दहाड़ते हुए पुकारा और एक ही जुस्त में हयात के करीब पहुंचकर हयात को अपनी बाहों में भरा। चौधरी की जान, आंखें खोलो, हयात का चेहरा थपथपाते हुए घुर्रा कर कहा और खूंखार नज़रों से शाजिया को घूरा, जबकि ईमान शाह ने आगे बढ़कर शाजिया की गर्दन दबोची। तुम भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाओ चौधरी, इस नागिन को मैं देखता हूँ। ईमान शाह के साथ लहजे पर मुतस्सिम चौधरी ने हयात को बाहों में उठाकर बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। कहा भी था चौधरी से, सामने सांप आ जाए तो ये नहीं देखते कि उसमें जहर है या नहीं, वक्त ज़ाय किए बगैर सर कुचल देते हैं। मगर मेरी सुने तो ना, शाजिया की गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए सर लहजे में कहा और घसीटते हुए शाजिया को बाहर लाकर अपनी कार में पटका, जबकि मुलाजमा इस इफ्तार पर हकदक सी अपनी जगह पर साकित खड़ी रह गई। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेचैनी से चक्कर काटते मुतस्सिम चौधरी को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। यह अल्लाह मेरी बीवी और मेरे बच्चे की हिफाजत करना। खामोश लबों से न जाने कितनी बार मुतस्सिम चौधरी दुआ कर चुका था। रास्ते में हयात पर न जाने कितनी बार आयतुल कुर्सी पढ़कर और जितनी भी दुआएं आती थी सब पढ़कर फूंक चुका था। डॉक्टर जैसे ही हयात को रूम में लेकर गए, तब तक मुतस्सिम चौधरी नूर बेगम की तरह हयात का सदका भी दे चुका था, क्योंकि हयात जब भी बीमार पड़ती थी नूर बेगम सबसे पहले हयात का सदका ही दिया करती थी। हॉस्पिटल पहुंचकर मुतस्सिम ने हवेली फ़ोन करके मुलाजमा को ये बात नूर बेगम से छुपाने के लिए कहा था। आईसीयू का दरवाज़ा खुलने पर मुतस्सिम चौधरी एक ही जुस्त में डॉक्टर की जानिब बढ़ा। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? लहजे में तड़प लिए इस्तफसार किया तो डॉक्टर ने मुस्कुराकर मुतस्सिम चौधरी को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह से बीवी और बच्चा दोनों ठीक है। अभी वो दवाइयों के ज़ेर असर है। हम उन्हें रूम में शिफ्ट करने वाले हैं। आप थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर के बताने पर मुतस्सिम चौधरी को अपने रगोपे में सुकून सरायत करता हुआ महसूस हुआ। हयात से मिलने से पहले ईमान शाह के फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह करने का सोचा और मोबाइल लेकर बाहर निकल गया। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मतलब वीकनेस या चक्कर वक्कर फील तो नहीं हो रहे? दिल तो नहीं घबरा रहा आजकल? पेट में कहीं दर्द वगैरह तो नहीं? चौधरी की जिंदजान, बस इतने में ही थक गई तुम? अभी तो पता नहीं कितना तंग करना है इसने। मुतस्सिम चौधरी की बातें कानों में गूंजी तो हयात ने शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे को हाथों में छुपा लिया। आपको पता था सिम, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मगर मुझे क्यों नहीं बताया? अगर कुछ हो जाता तो? अपने पेट को उंगलियों के पोरों से छूते सरगोशी मुतस्सिम चौधरी से शिकवा किया, जो अभी तक रूम में देखने तक नहीं आया था। अभी हयात अपने ख्यालों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंक कर दाएं जानिब देखा, जहाँ मुतस्सिम चौधरी काले रंग का लिबास पहने, अजरक को हमेशा की तरह कंधों पर डाले, हेजल हनी आंखों में चमक लिए, हयात को जज्बे लुटाती नज़रों से देख रहा था। हयात चॉकलेट ब्राउन सिल्की बाल बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। मुतस्सिम चौधरी की वजीह चेहरे को देख हयात ने दिल ही दिल में माशाअल्लाह बोलकर नज़रें फेर ली।
जबकि मुतस्सिम चौधरी मजबूत कदम लेता हयात के करीब आकर खड़ा हो गया। चौधरी की जिनजान के चेहरे पर नाराजगी क्यों छाई हुई है? हयात के कान की लौ पर अपने लब रखते गंभीर लहजे में सरगोशी की तो हयात को लगा जैसे पूरे जिस्म का खून चेहरे पर सिमट आया हो। पलकें हया के मुंह से रुखसारों पर झुक गई। गुलाबी भरे भरे होठों को दांतों तले दबाकर चेहरा मजीद झुका लिया। वो जो सोच रही थी कि मुतस्सिम चौधरी आएगा तो वो उससे शिकवा करेगी, लड़ेगी, झगड़ेगी, मगर मुतस्सिम चौधरी के एक सवाल ने ही सारे इरादों और गुस्से पर पानी फेर दिया था। तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या हयात? हयात का चेहरा अपने हाथों में भरकर ऊपर को उठाते हुए कहा तो हयात ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। मैं तो खुश हूँ सिम, लेकिन आपने मेरा मतलब आपको पता था ना? नज़र झुकाए अपने हाथों को मसलते हुए मध्यम लहजे में कहा। फिर मुतस्सिम चौधरी के मूंछों तले अनाबी होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। हयात के माथे पर लब रखकर, हयात के करीब ही जगह बनाकर हयात को अपने हिसार में कैद किया। मुझे भी इस बात का अफसोस है। काश तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करती तो ये बात तुम मुझे बताती, तो इस वक्त तुम्हारे होठों से ये बात सुनकर मैं खुशी से तुम्हें खुद में भींच लेता और इस खुशी का इजहार तुम्हारे पूर्व को अपनी मोहब्बत की बारिश से भिगो कर करता। मगर नहीं, तुम अपनी अकल का इस्तेमाल कर लो, ऐसा हो सकता है भला? अब तुम्हारी लाइल्मी की वजह से कितने दिन मुझे अपने दिल पर जबर करना पड़ा, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? हयात की गर्दन पर अपने लब रखते शिकवा कुना लहजे में कहा तो हयात ने अपने बाजू मुतस्सिम चौधरी की गर्दन के गिर्द बांध दिए। अपनी गर्दन हर जगह मुतस्सिम चौधरी की शिद्दत भरे लम्स और मूँछों की चुभन को महसूस करके हयात ने कसमसा कर मुतस्सिम चौधरी की गिरफ्त से निकलना चाहा। जो हयात की कमर पर अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाता उससे खुद में भीजे। हयात की खुशबू को अपनी रूह तक उतारने में इस कदर महू था कि इर्द गिर्द सब कुछ फरामोश कर चुका था। हयात की सिसकी पर मुतस्सिम चौधरी के गिर्द फैला इन फसूखेज़ लम्हों का तिलिस्म रूठा तो खुमार आलूद नज़रों से हयात को देखा, जो गहरे गहरे सांस लेती मुतस्सिम चौधरी की शिद्दतों से निढाल सी शिकवा कुना नज़रों से मुतस्सिम चौधरी को देख रही थी। हयात के सुर्ख चेहरे और गर्दन पर अपनी शिद्दतों के निशान देख होठ के किनारे को दांतों तले दबाया। आप क्यों जल्लाद बन जाते हैं? अभी तो मुझे पहले ठीक से होश नहीं आया, आप फिर से मेरे होश हवास गुम करने के चक्कर में हैं, मुतस्सिम चौधरी के सीने को मुक्के बरसाते हुए कहा। तो हयात की बात पर मुतस्सिम चौधरी का दिलकश कहकहा रूम की फिजा में गूंज गया। हयात का चेहरा अपने हाथों में भरकर हयात के लबों पर शिद्दत भरा लम्स छोड़कर पीछे हुआ। सिम, वो आप माजी को ना बताइएगा, नज़र झुकाए मध्यम लहजे में कहा तो मुतस्सिम चौधरी ने चौंक कर हयात को देखा। क्यों जानम, माजी से क्यों छुपाना? हयात का हाथ थाम कर उसे नीचे खड़ा करते हुए हैरत से पूछा तो हयात ने शर्मा कर अपना चेहरा मुतस्सिम चौधरी के सीने में छुपा लिया। मुझे शर्म आएगी सिम, मैं कैसे सामना करूंगी? लज्जाए हुए लहजे में कहा तो मुतस्सिम चौधरी ने बमुश्किल अपना कहकहा जब्त किया। हयात की नरमी से अपना हिसार कायम किया। चौधरी की जान, शर्माने वाले तो सारे काम हो गए, अब किस बात का शर्माना? और वैसे शर्माना तुम्हें सिर्फ मेरी कुर्बत में चाहिए। मैं तो कहता हूँ तब भी शर्म हया की को साइड करके अपने चौधरी की मोहब्बत और शिद्दतों में शामिल हो जाया करो। और ये बात तो फ़ख्र से बताने वाली है और तुम यूँ शर्मा रही हो। शौक दो मानी लहजे में बात हयात को छेड़ते हुए कहा तो मुतस्सिम चौधरी की बेबाक लहजे पर हयात मुतस्सिम चौधरी के सीने में खुद को छुपाना चाहा। आप बहुत बुरे हैं सिम, बहुत बेशर्म, और वैसे भी सबके सामने कितने शरीफ बनते हैं और मेरे सामने मुंह बसोर कर रवानगी में कहते अपनी ज़बान दांतों तले दबाई। मियाँ बीवी में शराफत नहीं चलती चौधरी की जान। मैं शरीफ बन जाता तो ये नन्हा मेहमान कहाँ से आता? और अभी तो तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं कि तुम्हारा चौधरी कितना बेशर्म है तुम्हारे मामले में। अपने कान में मुतस्सिम चौधरी की बेबाक सरगोशियों से हयात के पूरे जिस्म में कपकपाहट तारी हो रही थी, जिसे महसूस करके मुतस्सिम ने हयात को सख्ती से खुद में भींचकर अपने सामने किया। अब शर्माना बंद भी कर दो यार, वरना मैं अपने बेलगाम होते जज्बातों को अभी तुम पर निछावर करने लगूंगा। और अब चलो, माजी परेशान हो रही होगी। हयात के दोनों हाथों को पुश्त पर अपने सुलगते लब रखे हयात के दोनों हाथों की पुश्त पर अपने सुलगते लब रखे और कदम बाहर की जानिब बढ़ाना चाहे जब ठिठक कर रुका। उफ यार, तुम्हें इस हालत में देख तो मैं सब कुछ फरामोश कर बैठा था, तुम्हारी चादर भी लाना याद नहीं रहा। मेरी चादर से ही आज काम चला लो, पलट कर अफसोस भरे लहजे में कहकर
अपनी चादर उतार कर हयात के गिर्द लपेटी। हयात के चेहरे के गिर्द झूलती आवारा लटों को कान के पीछे अड़स कर दुपट्टा ठीक किया और चादर अच्छे से लपेट कर मुस्कुराकर हयात को देखा। आपको मुझसे ज़्यादा प्यार है या अपनी इज्जत से? कार में बैठकर सर मुतस्सिम चौधरी के कंधे पर रखते हुए कहा तो मुतस्सिम चौधरी के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। मर्द के पास गैरत और अना होती है, इज्जत तो उसकी अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटी के हाथों में होती है। हयात, तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी बीवी हो, मुझे ये इज़्ज़त तुम्हारी वजह से अजीज़ है। तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारा मान, तुम्हारे चौधरी को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। तुम्हारे नाम को मेरे नाम के साथ जोड़कर अल्लाह ने मुझे तुम्हारी इज़्ज़त और जान का मुहाफ़िज़ बना दिया है, और मुझे जो बेहतर लगेगा और जिस तरह भी मैं तुम्हारी इज़्ज़त और जान की हिफाजत कर सकूँगा मैं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। कार हॉस्पिटल की पार्किंग से निकलकर सड़क पर डालते नर्म लहजे में कहा तो मुतस्सिम चौधरी के एक एक लफ्ज़ पर हयात को अपने रगोपे में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। मुतस्सिम चौधरी के बाजू को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर आंखें मूंद ली, क्योंकि मुतस्सिम ने एक नज़र हयात को देख नज़रें सामने सड़क पर मरकूज़ कर दी। वो जानता था ये सवाल करने के पीछे ज़रूर वो औरत ही होगी। अब चाहे पंचायत भाड़ में जाए या पूरा गांव, मुतस्सिम चौधरी अपनी बीवी को नुकसान पहुंचाने वाली को छोड़ने वाला नहीं था। हयात की गिरफ्त से बाजू नरमी से निकाल कर हयात के गिर्द अपना बाजू फैला लिया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।